बिल्कुल हकीकत बात करूंगा मैं। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे लोग इससे मुनहरिफ हैं कि महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये है अवामी मसला। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है, एक ऐसा कड़वा सच है जिसको आपको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा और साथ साथ हुकूमत को रियलाइज़ करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह एक ही बात का चर्चा है, एक ही मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि मुल्क में महंगाई बहुत है। अब इसमें जितनी अखराजात हैं जो कि हमारी आम ज़िंदगी का हिस्सा हैं, एक लोअर मिडिल क्लास शख्स जो कि बुनियादी तौर पे इस मुल्क की वो वोकल आवाज़ है जिसको इंटरप्रेट करके डिसाइड किया जाता है कि आगे हुकूमत किसकी आएगी। वोट सबसे निचले तबके ने देना होता है, ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सबसे निचले तबके पे लोग होते हैं, वोट उन्होंने ही देना होता है। उसकी वजह यह है कि मिडिल क्लास वाला तो उस दिन आराम करता है जिस दिन इलेक्शन होते हैं, और लोअर मिडिल क्लास वाला तो चलो चला जाता है पोलिंग स्टेशन। लेकिन जो बल्क होता है, यानी ज़्यादातर वोटिंग होती है, वो लोअर क्लास, यानी कि ये लोग जिनको बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही होती है, जिन पर महंगाई के सबसे ज़्यादा असरात हो रहे थे, लेकिन आवाज़ इनकी नहीं पहुँच रही होती। ठीक है, आवाज़ पहुँचती है लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की, और इसके अलावा आवाज़ पहुँचती है सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स की, और काउंट उनकी करती है, यानी कि असल जो वज़न होता है बात का, आवाज़ वहाँ पहुँच जाए ये काफ़ी नहीं है। बात में वज़न भी होना चाहिए ना। बातें तो बहुत सारी हो रही होती हैं। कभी कभार आप लोगों के पास बैठते हैं 1-1.5 घंटा, वो आपके साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, जैसे यार दोस्तों की आम तौर पर गुफ्तगू होती है। उठने के बाद महफिल आप भूल जाते हैं क्या बात हुई थी। लेकिन वज़न उस शख्स की बात में होता है जो कि अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, अपर क्लास नहीं। अपर क्लास के लोगों की बात इसलिए हुकूमत ज़्यादा अहमियत से या अहमियत देती नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अपर क्लास हर बात अपने ज़ाती मुफाद से आगे सोच ही नहीं सकती। सही आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप इस वक्त किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से पूछें कि किसी टाइकोन की बात को वो कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो आपको यही जवाब देंगे कि कोई भी बिज़नेस टाइकोन होगा, कोई भी जॉइंट होगा बिज़नेस का, वो सिवाय अपनी ज़ात के, अपने कारोबार के और किसी के मुतालिक नहीं सोच रहा। इसलिए हम उसकी बात को वज़न नहीं देते, बल्कि पहले से ही समझ जाते हैं कि वो अपने मुफाद में बात कर रहा है। ये बड़ी अहम बातें कर रहा हूँ मैं। इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक लेवल की बातें कोई नहीं करता, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपके साथ। अपर मिडिल क्लास की बात में वज़न भी सबसे ज़्यादा होता है और पहुँचती भी बहुत आगे तक है, क्योंकि वो ट्विटर का इस्तेमाल भी कर रहा है, व्हाट्सएप में पैगाम भी भेजता है। तो वज़ीर, मुशीर, सरकारी अफसर और अहम ओहदों पर फाइज लोगों को, अब वो उसके व्हाट्सएप की अहमियत भी है ना। अपने मोहल्ले में व्हाट्सएप करके क्या कर लोगे, वो उसके व्हाट्सएप की अहमियत भी ज़्यादा, उसके ट्वीट की अहमियत भी ज़्यादा। अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग। ठीक है, अब जहाँ तक बात रही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, ये बेचारे शोर मचाते रहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को बनाते हैं, ये इस मुल्क की बुनियादें। हम अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बातों से इनहराफ करेंगे, ये वो लोग हैं तनख्वाहदार तबका, छोटे कारोबार चलाने वाले लोग, थोड़े बेहतर दिहाड़ीदार लोग। दिहाड़ीदार के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं ना। एक तो मजदूर है, उसकी तो मजदूर वाली दिहाड़ी होगी। एक दिहाड़ीदार वो होता है दिहाड़ीदार जो कि स्किल्ड दिहाड़ीदार होता है, उस दिहाड़ीदार की मुनासिब वेजेस होती हैं, ये भी उसमें शामिल होते हैं लोअर मिडिल क्लास के। इनकी एक आवाज़ होती है, ये बुनियाद होते हैं इस मुल्क के। इनमें तालीम के साथ या तालीम की अहमियत इनको पता होती है, क्योंकि ये तालीम के ज़रिए ऊपर जाना चाहते हैं। इनकी आवाज़ को दबा देना, इनकी बात को ना सुनना, ये बसों पे सफ़र करने वाले, ये रक्षों पर सफ़र करने वाले, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, ये पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, मुनासिब मुतवस्सित प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लोग, ये मुलाजमतें करने वाले लोग, ये दरअसल इस मुल्क की बुनियाद है। ये तंग किस चीज़ से हैं? बिजली के बिल से तंग, गैस के बिल से। अब सर्दियां शुरू हो गई, हम कराची में बैठे हैं, कराची वाला कराची के बारे में सोचता है। मेरे बारे में मुनफरिद चीज़ ये है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा जनाब पंजाब के अंदर, बिलखुसूस लाहौरी, मुझे लाहौरी समझते हैं। आपने देखा होगा जब पंजाबी में बात करूं तो आप तफरीक नहीं कर सकते कि मैं पंजाबी हूं या मैं कराची शहर से मैं बिलोंग करता हूं। इसके अलावा मैं पंजाब के छोटे शहरों में रहा और छोटे शहरों में घूमा भी बहुत। इस मुल्क के आप समझें कि घाट घाट का पानी पिया है और जगह जगह की खाक छानी है।
तो महंगाई जो एक पर्टिनेंट इशू है भाई, इसको डिनाई मत करो। अगर आप इसको डिनाई करोगे तो आप अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ जाओगे। वो जो लोएस्ट क्लास है वो तो वैसे भी अपना वोट हर इलेक्शन में बदल लेती है, लेकिन ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो कि इस मुल्क की बुनियाद हैं, इनकी राय अगर बदल गई तो मुल्क की बुनियाद जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। और अपर मिडिल क्लास यानी कि इंटेलेक्चुअल लोग, वो भी जिन चीज़ों से तंग हैं उन सबको एड्रेस करें। आज वो भी अपने किचन की वजह से तंग हो रहे हैं, अपने बिलों की वजह से तंग हो रहे हैं, अपने अखराजात की वजह से तंग हो रहे हैं। अगर महंगाई के इस जिन को काबू में कर लिया जाए तो मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत या मुरतब कर रही है, क्या उनसे मईशत के ऊपर दूरस्त नताइज दिखाई दे रहे हैं या नहीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही आपको बता रहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो आवाज़ पहुंचती है और जिसमें वज़न होता है वो हमारी अपर मिडिल क्लास का और हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास का है। और वो बात जब वहाँ पहुँचती है तो ना सिर्फ के हुकूमतें उसका एक तरह से जायज़ा लेती हैं, बल्कि उस पर अमल भी करती हैं। अब जहाँ इंटेलेक्चुअल्स की बात की, वहाँ पे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि मारूफ माहिर मुआशियात हैं, और माजी में भी हम देखते आ रहे हैं कि ये गुफ्तगू करते हैं तो साथ में शुमारियात भी पेश करते हैं, तकाबुली जायज़ा यानी एक टाइम लाइन के ऊपर जो है ये बताते हैं कि जनाब कब कहाँ क्या हुआ। और अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने की वजह से इनकी आवाज़ वहाँ पहुँचती रहती है जहाँ पर हमारे मुल्क में फ़ैसले किए जाते हैं। तो वेलकम करता हूँ आपको शो में डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। थैंक यू अली साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आपने तकाबुली जायज़ा भी पेश किया, टाइम लाइन पर चीज़ें रख के बताई, माजी की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत के मुतालिक भी बताया। मेरे ख्याल से हुकूमत ने आप इंटेलेक्चुअल्स की बात सुनकर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश तो की है। पिछले 3-4 दिन के अंदर हमने देखा है कि बहुत कुछ हुआ है और पॉलिसियाँ मुरतब की गई हैं। और बात यह है कि हम, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं जल्दी ही खुशी मना लेता हूँ, तो मैंने तो मिठाई भी खा ली थी कि बिजली के नर्ख आधे हो गए। तो ज़रा वजाहत से बताइएगा कि ये जो पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं, इनसे आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे, और बिलखुसूस जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है जिसमें चीनी, आटा और इस तरह की और चीज़ें हैं, इनकी कीमतों में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमें आगे चीज़ें सस्ती होती दिखाई देंगी? जी देखिए अली साहब, अगर कोविड से शुरू कर लें तो इसमें कोई शक नहीं कि जो भी हुकूमत, जो भी पार्टी पावर में है उसको क्रेडिट देना उसको क्रेडिट चला जाता है कि कोविड के दौरान पाकिस्तान में अमवात की शरह जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, बाकी ममालिक के मुकाबले में, इस खित्ते में जो और ममालिक हैं उनके मुकाबले में बड़ी कम रही। तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक क्रेडिट पीटीआई की हुकूमत को जाता है कि उसके दौरान जो हुकूमत ने पॉलिसीज बनाई उसके नतीजे में हमें मईशत को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा जो बहुत सारे मगरबी ममालिक को पहुंचा, और जो अमवात की शरह वो भी कम रही। अब आई थिंक आप इशारा कर रहे हैं जो बिजली के रेट के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया था कि 25% नर्ख कम कर दिए गए हैं। अब यही बहस मैं अपने एक दोस्त से जो इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो भी आपकी तरह शायद मिठाई बांट रहे थे या मिठाई खा रहे थे। उनसे मैंने ये सवाल किया कि अब इतनी सर्दी शुरू हो गई है इस्लामाबाद में, तो अगर आपके बिजली के रेट 25% कम कर दिए जाएं तो क्या आप एसी को ऑन कर लेंगे? तो वो सवाल से जरा सोचने पे पड़ गए कि भाई सर्दी इतनी पड़ रही है तो फिर मैं एसी क्यों चलाऊंगा, बजाय बेशक मेरी बिजली 50% भी कम कर दी जाए। तो सवाल इसलिए किया था कि इस वक्त जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 100% कैपेसिटी पे चल रही है। उनके पास कहा जाता है कि जुलाई अगस्त तक इतने ऑर्डर्स पड़े हैं, और वजह ये बताई जाती है कि अमेरिका ने ड्यूटी जो है चाइनीज टेक्सटाइल के ऊपर बहुत ज्यादा कर दी है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अब ऐलान ये किया गया है कि जो इजाफी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे
उस इजाफी बिजली के ऊपर आपको 25% छूट दी जाएगी। तो अब अगर आपकी मिल जो है वो 100% कैपेसिटी पे चल रही है, तो उससे बिजली ज्यादा इस्तेमाल अगर आपने अगले महीने करनी हो तो जाहिर बात आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि आपको नई मशीनरी लगानी पड़ेगी। अगर इस वक्त आपके पास 100 लूमें चल रही हैं और आपका बिल जो है वो 10,000 यूनिट में आ रहा है, तो आपको अगर 25% जो कमी कर रही है हुकूमत, उसमें उसको उसका फायदा उठाना हो तो आपको 100 की जगह आपको और लूमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि इस रिसेशन के पीरियड के दौरान कोई भी सनतकार, कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेंशन करने के लिए तैयार नहीं। तो एक्सपेंशन अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो हुकूमत मुराद दे रही है उसका फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? ये मेरे ज़हन में सवाल उठ रहा था। इसके दौरान एक फैसला जो किया गया है कि पीक के रेट जो हैं वो और ऑफ पीक के रेट हैं वो बराबर कर दी जाएंगे इंडस्ट्रियल शोबे के लिए। इससे ज़रूर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारी मिलें जो हैं जो पीक आवर्स के दौरान चलती हैं, उनके पास ऑर्डर्स बेशुमार हैं, तो फिर उनको बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ता है। अब वो पीक और नॉन पीक का फ़र्क जो है वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और यकीनी बात है कि उनके बिजली के बिल जो हैं वो कम हो जाएंगे और उस कमी की नतीजे में वो इंडिया के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ अली साहब शायद बेहतर तरीके से कम्पीट कर सकें। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप चूंकि एक मईशतदान हैं तो मैं थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा उल्टा चलता हूँ। बात यह कि जो आपने बात की कि लोग एक्सपेंशन की जानिब जाएंगे, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट वी वुड नीड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। अच्छा, उसमें जब बात है तो फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट्स और नेशनल सेविंग्स की बात आ जाएगी। और ये नेशनल सेविंग्स से माने वो इदारा कौमी बचत नहीं बल्कि कौमी बचतें जो हैं वो हैं। तो अब बात इसकी उल्टे लेते हैं। अगर आप कंज्यूमर पे बिजली के बिल का, गैस के बिल का बोझ कम कर दें तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इम्पेक्ट होगी अच्छे तरीके से, ठीक है, और वो बचतें कर सकेगा। जब वो बचतें कर सकेगा तो बचतें ट्रांसलेट करेंगी इन्वेस्टमेंट में। मैं नहीं कहता सर, गोरा कहता किताब में। तो अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो तब भी मेरे मुल्क को फायदा हो सकता है और तब जो फवायद होंगे वो स्टेटिस्टिकली, जैसे आप हमेशा शुमारियात से बयान करते हैं, शुमारियात के जरिए मुझे दिखाई देंगे। तो मैं कान ऐसे पकड़ूं या कान वैसे पकड़ूं? बात यह है कि फायदा कहां होगा, कंज्यूमर के लिए बिजली के नर्ख कम करने से या तिजारत को प्रायोरिटी देकर, सनत को प्रायोरिटी देकर? मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया। दोनों सूरतों के अंदर इकोनॉमिक्स तो मुझे शुमारियात की सूरत में यही दिखाएगी कि अवाम को रिलीफ देने में भी फायदा है। क्या कहते हैं आप? बड़ा जबरदस्त अली आपने सवाल पूछा और जो आपने इसमें तस्वीर खींची है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब तक आप इस्लाहात नहीं लाएंगे, ये सब्सिडी वाला मामला है, आप इंडस्ट्री को दे दें, आप सब्सिडी दे दें, कंज्यूमर को दे दें, सारिफ को दे दें, सब्सिडी आएगी कहाँ से? हुकूमत के पास अपना कोई पैसा नहीं होता। अगर वो सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब है कि वो किसी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रही है। किसी एक सेक्टर के ऊपर यकीनी बात है बोझ बढ़ेगा तो दूसरे सेक्टर के ऊपर बोझ कम होगा। तो सब्सिडी ये सब्सिडी इलाज नहीं है। इलाज है इस्लाहात लाना, यानी कि बिजली के शोबे के अंदर जो चोरी हो रही है उसको खत्म करें और बिजली का रेट नीचे लाएं। ये जिस तरीके से हुकूमत बिजली का रेट नीचे ला रही है कि हम सब्सिडी दे देंगे, ये सस्टेनेबल नहीं होता। आपने दौरे नौजवानी मुझे याद करा दिया। दौरे नौजवानी में मुझे याद है कि मैंने अखबार में पढ़ा कि पावर सेक्टर रिफॉर्म करने चाहिए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि डिस्कोस को रिफॉर्म करना चाहिए। तो नौजवान होने के नाते मेरा जहन कहीं और चला गया। फिर किसी ने मुझे समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, तो वेस्ट ने भी हमें बहुत दफ़ा, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने भी हमें बहुत दफ़ा, बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे ने भी बहुत दफ़ा हमें कहा है कि साहब आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को, अपनी ट्रांसमिशन के निज़ाम को, अपनी जनरेशन के निज़ाम को बेहतर करें, इसमें इस्लाहात लेकर आएँ। तो आपने अहम नुक्ता उठा दिया। सर, इस सिलसिले में काम क्या हुआ 2 साल में, ये मुझे बता दें आप। देखिए, मुझे लग रहा है ऐसा है कि आपने डिस्कोज में जाके बड़ी चीज़ें सीखी हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आप इस्लाहात तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लेके आए, उसके बाद कुछ मामला बनेगा। एक बड़ा बुनियादी नुक्ता अली साहब, बुनियादी नुक्ता ये है कि जिस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उसकी मईशत किसी सिमत में जाने के काबिल नहीं।
ना वहां कहीं इस्लाहात आएंगी, चाहे वो पावर सेक्टर की बात कर लें। अब आप सोचिए कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया भर पिछले 100 साल में इतनी स्टडीज हुई हैं, जिस मुल्क में भी सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी, वहां पे हुकूमत के पास टाइम नहीं है। ये तो फिर आपका हमारा पसंदीदा मौजू आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और फिर इस बात करेंगे कि सियासी अदम इस्तेहकाम क्या माशी अदम इस्तेहकाम की जानिब लेकर जाएगा, और क्या सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया क्योंकि हुकूमत तो इस बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं है, तो क्या सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है कि नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतल्लिक, क्योंकि वो माशी तौर पर मुल्क को मुतासिर कर सकता है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात यह है कि मैं तो सियासी गुफ्तगू करने से इज्तिनाब ही करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो क्या सराहियाँ ही करनी पड़ती हैं। जिस चीज़ की तवक्को नहीं होती कभी कभार वो हो जाती है, और जिस चीज़ की तवक्को करके बैठे होते हैं वो नहीं होती। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी और मैं भी यही सोचते थे कि तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। हुकूमत ज़रूर बदल गई लेकिन तब्दीली ना आई। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आप कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हाथ आपने रखा हुआ है एन कलाई पर। कलाई मैंने कह दिया क्योंकि यहाँ आप कलाई पढ़ के ही बता सकते हैं कि हालात कैसे हैं, क्योंकि और तो कोई ज़रिया है नहीं। तो अब आपने चूँकि हालात की कलाई पकड़ रखी है, तो क्या वाकई में सियासी अदम इस्तेहकाम है? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो हमें सियासी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन हुकूमत में तो ऐसी रिलैक्स्ड माहौल है, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपोजिशन वगैरह का कोई असर इन पर नहीं हो रहा। क्या कहते हैं आप? देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम की आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि ऑपोजिशन जो है वो मुसलसल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहती है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन। हमारी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब को देख लीजिए कि वो सारे के सारे ऑपोजिशन टोले को चोर और डाकू कहते हैं। अब इससे ज़्यादा अदम इस्तेहकाम क्या हो सकता है कि हमारा जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, ये चलता है दो पहियों पे। एक पहिया हुकूमत है जो पार्टी इन पावर है, और दूसरा पहिया इसकी ऑपोजिशन है। हुकूमत ने पॉलिसी बनानी है और ऑपोजिशन हैज टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ये दोनों अपना काम नहीं कर रहा है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सियासत लड़ रही है, फाइटिंग कर रही है, कहीं इस्लाहात नहीं आ रही किसी भी शोबे में। और सबसे इंपॉर्टेंट इस्लाहात जो लानी है वो लानी है पावर के शोबे में, क्योंकि मईशत की पूरी बिल्डिंग जो तामीर करनी है उसकी बुनियाद जो है वो पावर सेक्टर है। तो वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा, वहां पे किसी किस्म की पॉलिसी नहीं आ रही, किसी किस्म की इस्लाहात नहीं आ रही। ये प्योर और प्योर वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप सेट वर्क है। देखें, लोग माफियाज कह लें, मैं तो बड़ा शरीफाना सा नाम देता हूं, इंटरेस्ट ग्रुप सेट वर्क है। वो इंटरेस्ट ग्रुप्स पहले भी एट वर्क थे, अब भी एट वर्क हैं। वो स्टेटस को बदल देंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मुनाफे पे असर आएगा। सर, कैसे वो इजाजत देंगे ये सब कुछ होने का, आप बताएं। अब आपने एक और तरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट तरफ इशारा किया। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 2 साल पहले 33 रुपए का किलो आटा बिक रहा था और आज वो 70 रुपए 75 रुपए पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? आपने कभी सोचा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानी सालाना 25 से 26 मिलियन टन आटा खरीदते हैं, उनको टीका लगा है कोई 900 अरब रुपए का। यानी कि 900 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तानियों को खर्चना पड़ेगा। इजाफी माइंड यू, इजाफी दैट मींस इट्स गोइंग टू गो इन समवन्स पॉकेट ना। जाहिर बात है इजाफी है, राइट? एक दफा दोबारा बता दीजिए मुझे, आवाज नहीं, मैंने ये कहा कि जब आपने कहा कि इजाफी 900 अरब, बिकॉज 900 अरब 900 बिलियन रुपीज बिग अमाउंट ना, तो दैट मींस इट मस्ट बी गोइंग इन समवन्स पॉकेट, नहीं? हाँ, अब ये बात की आपने, मैं भी इधर ही आ रहा था।
अगर आपकी और मेरी जेब में से 900 अरब रुपया इजाफी निकला है, क्योंकि आप और मैं औसतन 115 किलोग्राम आटा सालाना इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो 900 अरब अगर आपकी और मेरी जेब से निकला है तो जाहिर बात है किसी की जेब में गया होगा। तो ये वो मैं कह रहा था, मुंतकिली, दौलत की मुंतकिली जो पिछले 2 साल में हुई है, ट्रांसफरेंस ऑफ वेल्थ, यानी कि जो ऑलरेडी गरीब लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकल रहा है और जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं उनकी जेब में जा रहा है। और अभी हमने सिर्फ बात की आटे की, बिजली की भी बात कर लें। आप अपने घर का बिल निकाल लें, 2 साल पहले अब 10 साढ़े 10 रुपए का 1 यूनिट पड़ता था, सब कुछ शामिल करने के बाद, टैक्सेस वैक्सेस शामिल करने के बाद। आज आप कराची में रह रहे हैं, आपका कम से कम 20 रुपए का 1 यूनिट आ रहा है। अब टोटल पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके जो सालाना बिजली खरीदते थे वो तकरीबन 1000 अरब की आया करती थी आज से 2 साल पहले। आज वही बिजली खरीदने के लिए आपको और मुझे 2000 अरब रुपया खर्चना पड़ेगा। अच्छा, एक लुकमा तो छोटा सा, लोग आपको दुआ देंगे डॉक्टर फरुख सलीम साहब, एक छोटा सा लुकमा, आप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, एक चीज़ आपसे पूछनी थी सर। आप कोई ऐसा तरीका मुरविज करके बता सकते हैं, क्योंकि आपने कराची की आवाम को बताया, थोड़ा सा हिल गए होंगे वो, तो ये जो बिल हमारे पास आता है, कोई भी इदारा कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, कराची के अलावा भी, इसकी ऑडिट हो सकती है? यानी हमारे पास जो बिजली का बिल आता है उसकी ऑडिट हो जाए, आप जैसे माहिरीन आकर ऑडिट कर लें कि साहब हमारा इस्तेमाल पहले कितना था, अब कितना है, क्या रिस्पेक्टिव डिस्को हमें जो बिजली दे रही है उसका बिल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, इसकी ऑडिट हो सकती है? ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, ये एक लुकमा है, साइड नोट, हो सकता है? देखिए, ऑडिट तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हर साल करते हैं और उन्होंने आपको बताया भी है ऑडिट में कि पावर सेक्टर का कोई 1.3 खरब रुपया, कोई 1300 अरब रुपया मुझे याद है, उन्होंने बताया कि उसमें कुछ घपला हो गया है। ये तो ऑडिटर जनरल ने कर दिया। बात गर्दिश में जी, आप खुद से ऑडिट कर लें, आप अपने 2 साल पुराना वाला बिल निकाल लें और इस साल वाला बिल निकाल लें। यूनिट प्राइस, आप तो कराची के रहने वाले हैं, आपको अगर आपने 300 से ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो आपको तो 30 रुपए का यूनिट पड़ेगा। हम इस्लामाबाद वालों को अभी भी वो 18-19 में मिल रहा है। अच्छा, वो एक चीज पूछनी थी, वो अंग्रेजी की कहावत पढ़ी थी अंग्रेजी की किताब में, चीपर बाय द डजन, उसमें तो ये था कि ज्यादा खरीदो तो चीज सस्ती मिलती है। हमारे मुल्क में उल्टी बहती है, कह दूं आजकल के हालात में गंगा उल्टी बहती है। बात यह है कि चीपर बाय द डजन होने के बाद, चीपर इफ यू कंज्यूम लेस इट्स चीपर फॉर यू, बट इफ यू कंज्यूम मोर इट विल बी एक्सपेंसिव। समझ नहीं आई, कुछ मुझे समझा दें, मासूम हूं मैं बच्चा। अली साहब, आपकी मासूमियत का आपने डिस्कोर्स में जाके इतना कुछ सीख लिया है। ये इतनी काम की बात आपने कर दी, इतनी पाए की बात कर दी कि भाई हुकूमत को आपने ऐसा मशवरा दिया है, अगर वो ये सुन ले तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास 35,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड बिजली पड़ी है और अगर आप इसको सस्ती कर दें, आप बेचें, ज्यादा से ज्यादा बेचें। बिल्कुल सही कहा है आपने। भाई आपके पास इतनी बिजली पड़ी है, आप इसके रेट बढ़ाएंगे तो फिर तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे। अब इतनी बिजली आपने इंस्टॉल कर ली है, आपको चाहिए कि बिजली के रेट कम कर दें और जो ज्यादा बिजली खरीदता है उसको उससे भी कम कर दें। अब आप कराची वाले तो इतनी सारी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, आपको पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आप बेशुमार यूनिट्स ले रहे हैं तो फिर आपकी बिजली तो सस्ती होनी चाहिए और यहाँ पे वो उल्टा महंगी कर देते हैं। तो ये हुकूमत को आपने एक नुस्खा, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। अपनी मासूमियत में जो कुछ आपने सीखा डिस्कोर्स में, वो आपने हुकूमत को बता दिया। लेकिन यहाँ सुनने आपसे भी सीख रहा हूँ बहुत कुछ, खाली औरों से भी सीखता हूँ, अपने मेहमानों से बहुत सीखता हूँ। तो बात आपने पाई की कर दी कि हुकूमत के पास बेशुमार बिजली है और अगर उसके पास बेशुमार बिजली है तो उसको चाहिए कि जो सबसे ज्यादा बिजली खरीद रहा है उसकी बिजली उतने रेट कम कर दे। यहाँ पे वो जो उल्टी गंगा का आपने बताया था कि भाई अगर 300 यूनिट से कम आप कराची में रहने वाले खरीदेंगे तो फिर तो 20 रुपए की है, अगर उससे ऊपर चले जाएंगे तो फिर 30 रुपए की है। भाई ये तो उल्टा होना चाहिए, जो ज्यादा खरीद रहा है उससे उसका रेट आप और कम कर दें। तो बहरहाल वो 1000 अरब रुपए का
टीका लगा सिर्फ बिजली की मद में। अब वो जाहिरी बात है, जैसे आपने कहा कि आपकी और मेरी जेब से निकला, तो वो जाहिर किसी की जेब में तो गया होगा। चलें, किसकी जेब में गया, इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, तब तक तजस्सुस बढ़ गए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि आखिर वो गया किसकी जेब में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।